नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर रेफरेंस इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स। यानी हमने पीछे देखा कि भाई कई तरीके की मार्केट होती हैं, मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट होती है, इस तरीके की बहुत सारी मार्केट होती है। उनका इंटरकनेक्टेडनेस, उनका आपस में जुड़ाव। तो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं भाई कि जो है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या कारण है इंटरकनेक्टेडनेस के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरकनेक्टेडनेस का, हेट्रोजेनिटी फाइनेंशियल मार्केट की क्या है और क्या अचीवमेंट्स हमारे रहे हैं मार्केट इंटीग्रेशन के या में। ठीक है, मैं ये कहूँगा भाई ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है, ना कुछ ज़्यादा सीखने का है ना समझने का है इसमें खास। एक तरह से बस पढ़ते हुए चले जाएं और काम होता चले जाएगा, लाइक दैट सिचुएशन। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम बात करें, while the different segments of financial market are diverse, they are also interconnected present globalization। जो फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो 8 सेगमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह हमने बात करी थी, वो डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में। इंटरकनेक्टेडनेस लीड टू इफिशियंसी अक्रॉस द सेगमेंट्स एंड इंटरप्ले बिटवीन द मार्केट्स। तो अगर इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो उससे इफिशियंसी आती है, क्षमता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है हमारी, और साथ ही साथ में मार्केट का आपस में इंटरप्ले, आपस में ट्रांजेक्शन बढ़ता है। प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के इंटरकनेक्टेडनेस की प्रोसेस की बात करेंगे। तो जैसा डिस्कस किया गया है इन द प्रीवियस मॉड्यूल, फाइनेंशियल मार्केट आर कोर ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कोर के तौर पर, मुख्य के तौर पर फाइनेंशियल मार्केट होती है। एंड दीज कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, मनी मार्केट आता है, सिक्योरिटीज मार्केट आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है, क्रेडिट मार्केट आता है, डेरिवेटिव मार्केट आता है, इंश्योरेंस मार्केट आता है, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, कैपिटल मार्केट हो गया, तो मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, ये सभी मार्केट इसमें मौजूद होती हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड विद द फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन setting in, the different financial market in India are interconnected with each other and integrated with market in other parts of the world as well। देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरी दुनिया की मार्केट आपस में जुड़ी हुई हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारे देश की, वो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये सभी मार्केट दुनिया के सभी मार्केटों से भी जुड़ी हुई हैं। सिमिलरली, अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू वन अनदर and ups and down in one part of the globe can have a resonating effect on the other part of the globe। बोलते भाई कि जो है ऐसे ही अगर देखा जाए तो दुनिया के जो देश हैं वो एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है इकोनॉमिकली। तो अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स ग्लोब के, यानी कि दुनिया के किसी भी भाग में अगर रिसेशन आएगा, कोई क्राइसिस आएगी, तो उसका प्रभाव जो है अदर पार्ट में भी दिखाई देता है। दिस हैज बीन, अब इसका ये जो बात इन्होंने कही भाई कि एक ग्लोब के एक पार्ट में अगर प्रभाव होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, तो अदर पार्ट प्रभावित होते हैं। तो इस चीज़ को देखा गया है जब भी जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, जैसे साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस हुई 1997 में, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2008-9 में। इन दोनों के दौरान क्राइसिस हुई साउथ ईस्ट एशियन में, एशिया में, लेकिन प्रभाव पूरी दुनिया ने झेला। वैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव रहा है। ओके, व्हेन अपहेवल्स इन मार्केट इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सेंड रिपल लाइक अर्थक्वेक इन द अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब भी अपहेवल्स होता है मार्केट के किसी पर्टिकुलर मार्केट में अप एंड डाउन अगर होगा, तो उसका प्रभाव जो है दुनिया के दूसरे भाग में भी भूकंप की तरह होता है, अर्थक्वेक के जैसा ही होता है। जैसे अर्थक्वेक अगर एक जगह हुआ तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी है। दिस इज आल्सो नोन एज कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस्टर्बेंस व्हेन दे स्प्रेड व्हिच कैन बी कॉल्ड एज कंटेजियन इफेक्ट। तो बोलते हैं कि जब एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो, यानी कि एक पर कुछ प्रभाव पड़े तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़े, तो उसे कपलिंग कहते हैं। ठीक है, कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमी आपस में कपलिंग कर रही हैं या जुड़ी हुई हैं।
और अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है ऐसी स्थिति में, कपलिंग हो रखी है, सारी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो सभी पर प्रभाव डालता है, तो सर इसे कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। संक्रामक प्रभाव बोलते हैं ना, कंटेजियन इफेक्ट, यानी छुआछूत, एक को रोग हुआ तो दूसरे को भी रोग हो जाना, तो उसी तरीके से एक इकोनॉमी प्रभावित हुई तो दूसरी भी प्रभावित हो जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग मार्केट्स एंड इनेबलिंग कन्वर्जेंस ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन द एसेट्स ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी अक्रॉस द मार्केट। ये बोलते हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या चीज है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो है एक प्रक्रिया है किस चीज की, ऑफ यूनिफाइंग मार्केट्स, यानी सभी मार्केट को एक जैसा बना दें, यूनिफाइंग करना। यानी गोल्ड का रेट अगर इंडिया में सेम, सऊदीया में सेम, दुबई में सेम, या फिर जो है अमेरिका में सेम, या गोल्ड का रेट अहमदाबाद में, बॉम्बे में, लखनऊ में, महाराष्ट्र में, गोवा में सेम, यूनिफाइंग मार्केट। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग मार्केट एंड इनेबलिंग कन्वर्जेंस ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन द एसेट्स ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी अक्रॉस द मार्केट। साथ ही साथ में अगर सिमिलर मेच्योरिटी, जैसे कि अगर मान लीजिए एक साल का कोई बॉन्ड है, कोई एसेट है, तो अगर उस पर रिटर्न 6% का मिल रहा है तो ये अक्रॉस इंडिया या दुनिया भर में हर जगह 6% ही रिटर्न मिले, तो वही काम इंटीग्रेशन से होता है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाई अनइम्पीडेड एक्सेस ऑफ पार्टिसिपेंट टू वेरियस मार्केट सेगमेंट्स। मतलब अगर इंटीग्रेशन जो है को बढ़ावा कैसे मिलता है, इंटीग्रेशन कैसे आगे बढ़ेगा, सारी मार्केट इंटीग्रेट हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि मार्केट के जितने भी सेगमेंट हैं उनमें पार्टिसिपेंट को एक्सेस मिले आसानी के साथ में, बिना किसी बाधा के, तो एक्सेस। फाइनेंशियल मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव विटनेस्ड growing integration within as well as across boundaries spurred by deregulation, globalization, advances in the information technology। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है दुनिया की, उसने देखा है कि इंटीग्रेशन, जुड़ाव इनका बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर भी और पूरी दुनिया के साथ भी जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डीरेगुलेशन हुआ है, यानी सरकारें, सेंट्रल बैंक उतना गाइडलाइन नहीं लागू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हम पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करने लगे, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है, यानी इंफॉर्मेशन इज नाउ वेरी इजीली अवेलेबल टू एवरीवन। बात करिए यहाँ पे भाई, देखो तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट हैं। कई सेगमेंट में मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, ये सारी जितनी भी मार्केट हैं डाइवर्स हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई हैं। आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में इंटरकनेक्टेडनेस होने की वजह से जो मार्केट है इसमें इफिशियंसी बढ़ती है, और साथ ही साथ में मार्केट में आपस में इंटरप्ले मतलब ट्रांजेक्शन्स बढ़ती हैं। प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा भाई कि जो है फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी इकोनॉमी के लिए मुख्य रूप से फाइनेंशियल मार्केट जरूरी होती है। इसमें मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे 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 जो है इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी होने लगा है, तो डिफरेंट मार्केट जो इंडिया में है वो आपस में जुड़ाव, उन आपस में कनेक्ट हुई, इंटरकनेक्टेड हुई, और साथ ही साथ में दुनिया के अदर देशों से भी आपस में जुड़ाव हुआ। ठीक है, अदर कंट्री, दुनिया के दूसरे देश भी दूसरे देशों से जुड़े। ठीक है, और अगर ऐसे में एक देश में इकोनॉमी में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देश की इकोनॉमी पर भी दिखाई देता है। इसका विटनेस साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस 1997 में और ग्लोबल फाइनेंस 2009 में भी देखा कि भाई जब भी एक एक जगह प्रॉब्लम हुई तो उसका असर जो है, जैसे अर्थक्वेक का असर होता है, उसी तरीके से असर हुआ इसका दूसरे पार्ट पर भी, दुनिया की इकोनॉमीज पर। इसे कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज बोलते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ी हुई हों इकोनॉमीज, और कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो सभी को प्रभावित करता है, तो इसे कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कंटेजियन इफेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो है यूनिफाइंग द मार्केट, प्रक्रिया का मतलब है मार्केट को एक करना है, एकीकरण कर देना। ठीक है, उसके बाद में कन्वर्जेंस करना है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन एसेट ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी अक्रॉस द मार्केट। मतलब अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखा जाए सिमिलर एसेट का सिमिलर मैच्योरिटी के साथ में, तो किसी भी मार्केट में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, तो उसे ही कन्वर्जेंस ऑफ रिस्क एडजस्ट। ठीक है, उसके बाद में भाई इंटीग्रेशन कैसे बढ़ रहा है, तो वो बढ़ सकता है अगर सभी मार्केट सेगमेंट का एक्सेस आसानी से सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल सके, तो उसे इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। फाइनेंशियल मार्केट दुनिया भर की में हम देख पाते हैं कि ग्रोइंग इंटीग्रेशन बढ़ रहा है,
दुनिया के मतलब उनके देश के अंदर में भी इंटीग्रेशन हो रहा है और दुनिया के बाहर भी सभी देशों के साथ भी उनका इंटीग्रेशन हो रहा है और उसके पीछे कारण है डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। फिर है रीजंस फॉर इंटरकनेक्टेडनेस, क्यों इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए? द इम्प्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एज अंडर कैपिटल हैज बिकम मोर मोबाइल अक्रॉस national boundaries as nations are increasingly relying on savings of other nations to supplement the domestic saving। मतलब बोलते हैं कि भाई कैपिटल जो है पूंजी सबको चाहिए और अब सिर्फ ये देश का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल स्तर पर ये फैल चुका है। तो अब हम दूसरे देशों के भी सेविंग अपने यहाँ पर अपने देश की सेविंग पूरी नहीं पड़ती, दूसरे देशों की सेविंग यानी कि दूसरे देशों का फंड भी अपने यहाँ यूज हम करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट and communication system have substantially reduced the arbitrage opportunity across the financial centers, thereby adding to cross border mobility of the fund। मतलब कि भाई टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई, तो ऐसे में जब टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई तो आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई। व्हाट इज आर्बिट्रेज बताया हुआ है, फिर भी जानिए। मान लीजिए आपके मार्केट में टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा है, आपके घर से 2 किलोमीटर दूर जो है शहर है, वहाँ पर जो है 2 किलोमीटर दूर शहर है, वहाँ पर 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप यहाँ से 20 रुपए किलो का टमाटर खरीदो, 50 रुपए में जाकर के बेच दो, फायदा निकालो, आर्बिट्रेज हो। यानी सेम आइटम का सेम एसेट का प्राइस दो जगहों पर अगर अलग अलग हो तो उसमें जो फायदा उठाना ही आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होती है। ये बोलते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड कम्युनिकेशन में, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, तो ऐसे में आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी अब नहीं रह गई। ठीक, मतलब कहने का पूरी दुनिया में डॉलर का जो रेट है वो एक जैसा मतलब सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में मतलब हमारे यहाँ बॉम्बे में डॉलर का रेट अलग दिखा रहा है और दिल्ली में अलग दिखा रहा है, ये वाली स्थिति नहीं रह गई है। तो ऐसे में क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी ऑफ फंड बढ़ा है, क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी बढ़ी। मतलब पहले जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो हम उस चक्कर में रुके हुए होते थे कि पैसा रोक करके रखो, डॉलर रोक करके रखो ताकि हम फायदा कमा सकें। लेकिन जब डॉलर का रेट हमारे यहाँ भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, वही डॉलर का रेट श्रीलंका में लग रहा है, डॉलर का रेट उनकी करेंसी हमारी करेंसी के हिसाब से, तो वहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाने के चांस नहीं रह जाते हैं। तो ऐसे में क्रॉस बॉर्डर जो है फंड का ट्रांसफर आराम से होता रहता है। चेंज इन द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विथ अ शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम क्वांटिटेटिव कंट्रोल टू प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। मतलब जो है ये बोलते हैं कि भाई ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज करने की कोशिश की जाती है। कैसे कोशिश की जाती है कि भाई अब शिफ्ट किया गया है कहाँ पर, क्वांटिटेटिव कंट्रोल की जगह पर प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए हैं, जैसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी इंटरेस्ट रेट वगैरह लाया गया है, जिससे कि जो टर्म स्ट्रक्चर है इंटरेस्ट रेट का वो बदला जा सके। जैसा कि मैंने बताया ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम का दिखता है, सच है नहीं। हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन in line with the international best practices by enabling competitive pricing of products has also the market integration process। तो जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है उसका हार्मोनाइजेशन, मतलब कहने का जो भी गाइडलाइंस हैं उनको एक जैसा रखना, हार्मोनाइजेशन मतलब कहने का कि सेबी उसी चीज़ के लिए अलग गाइडलाइन, आरबीआई उसी चीज़ के लिए अलग गाइडलाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रूडेंशियल रेगुलेशन का हार्मोनाइजेशन होना चाहिए और साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्हें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट हो सके और साथ ही साथ में मार्केट इंटीग्रेशन प्रोसेस को बढ़ावा मिल सके। तो बोला इन्होंने भाई कि इंटरकनेक्टेडनेस का रीज़न क्या है, तो भाई कैपिटल जो है ज़रूरी है। अब हम सिर्फ अपने देश की सेविंग पर नहीं डिपेंड रहते, दुनिया भर की सेविंग पर डिपेंड होते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और कम्युनिकेशन में, तो ऐसे में आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है, तो क्रॉस बॉर्डर फंड की मोबिलिटी बढ़ गई है। ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई ने चेंज किया हुआ है। इन्होंने क्वांटिटेटिव कंट्रोल करने की जगह पर सीआरआर, एसएलआर वगैरह सॉरी रेपो रेट वगैरह लेकर आए हैं, जिससे या बैंक रेट वगैरह का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ताकि अगर कोई भी चेंजेस किए जाए, थोड़े से चेंजेस किए जाए, तो उसका प्रभाव मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से पूरी तरह से दिखाई दे। साथ ही साथ में प्रूडेंशियल रेगुलेशन में हार्मोनाइजेशन लाने की ज़रूरत है, समानता लाने की ज़रूरत है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से मैच करते हुए, ताकि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल मार्केट। भाई फाइनेंशियल मार्केट के इंटरकनेक्टेडनेस की इंपॉर्टेंस क्या है? इफ मार्केट फंक्शनड ऑन स्टैंड अलोन बेसिस
and were not interconnected, there would be ample scope of arbitrage between the different segment, which in turn would make the markets perfect. ये बोलते हैं कि अगर मार्केट जो है स्टैंडअलोन बेसिस पर फंक्शन करती, यानी कि एक मार्केट का दूसरी मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऐसे में बहुत सारा स्कोप होता है आर्बिट्रेज करने का। आर्बिट्रेज वही 20 रुपए का खरीद करके कहीं दूसरी जगह पर वही चीज़ 30 में बिके, तो ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हमें आर्बिट्रेज के बहुत सारा ऑप्शन मिलता, लेकिन इससे मार्केट इनपरफेक्ट हो जाती, ठीक है। तो ये मतलब ये इम्पोर्टेंस है, मार्केट इंटरकनेक्टेड हुई तो आर्बिट्रेज की स्कोप खत्म हुई, ये इसका महत्व है। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हैं, क्या है? सर्व एज ए कंडक्ट फॉर अथॉरिटी टू ट्रांसमिट इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नल्स, मतलब ये एक चैनल का काम करता है, क्या? इंटरकनेक्टेडनेस चैनल का काम करता है अथॉरिटीज के लिए, ताकि वो प्राइस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें, मार्केट में उसका प्रभाव दिखाई दे सके। इफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ। है कि अगर हमारी जो मार्केट है इफिशिएंट होगी और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट होगी, तो उसमें वो मतलब जो है बढ़ावा देगी डोमेस्टिक सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को और साथ-साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। फोस्टर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर टू इमर्ज एज एन इंटरनेशनल और रीजनल फाइनेंशियल सेंटर। तो ये फोस्टर करता है, मतलब माहौल बनाता है, क्या? नेसेसरी कंडीशन, जरूरी कंडीशन को कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, ताकि ये एक इंटरनेशनल या रीजनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर उभर करके सामने आए। इनहेंस कंपटीशन एंड इफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएटरी इन देयर ऑपरेशंस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, इंटरमीडिएटरीज में आपके सेंट्रल बैंक हो गए, अपने जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, ये सभी आते हैं। तो इनहेंस कंपटीशन होता है और इफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज के इन देयर ऑपरेशंस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, और ये जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लीड टू इनोवेशन एंड क्रॉस इफेक्टिव इंटरमीडिएशन, thereby improving access to financial services for members of the public institution and companies alike। मतलब इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है, कास्ट इफेक्टिव इंटरमीडिएटरी हैं सामने हमारे, जिससे कि क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे बैंक मतलब इंस्टीट्यूट हो या कंपनीज हो, उन सबको एक जैसा एक्सेस आसानी से मिल पाता है। इंड्यूस मार्केट डिसिप्लिन एंड इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी, मतलब जो इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से मार्केट में डिसिप्लिन बढ़ता है और साथ साथ में इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी भी बढ़ती है यहाँ पर। फिर आता है हेट्रोजेनिटी ऑफ, तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस में पहला इन्होंने बताया कि अगर मार्केट इंटरकनेक्टेड हैं तो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, पहली बात, ठीक। अगर इन आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी होगी तो मार्केट इनपरफेक्ट रहेगी, तो परफेक्ट मार्केट बनने के लिए इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्टेड होना जरूरी है। इसके अलावा अगर इंटरकनेक्टेड रहेगा मार्केट, तो होता क्या है, एक जगह के फैसले का असर, मान लो कि हमने ट्रेजरी बिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया या बढ़ाया आरबीआई ने, तो उस बात का असर सारी मार्केट पर पड़ता है, तो मतलब है वो ये। तो ये एक चैनल का काम करता है अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो ट्रांसमिट कर सकें इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नल, प्राइस के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें। एफिशिएंट और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट अगर होगी, तो वो सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ावा देगी, इन्वेस्टमेंट को और साथ-साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी। साथ में ही नेसेसरी कंडीशन कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती के लिए नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है, क्या? इंटरकनेक्टेडनेस, ताकि जो हमारी मार्केट वो इंटरनेशनल और रीजनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर उभर करके सामने आए। उसके बाद में जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है उनकी ऑपरेशंस में, रिसोर्स के एलोकेशन में, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद में इनोवेशन और कॉस्ट इफेक्टिव इंटरमीडिएशन होता है, तो बढ़ावा देते हैं, इम्प्रूविंग एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज को, मेंबर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिलता है, कंपनियों को भी एक्सेस मिलता है। उसके अलावा मार्केट डिसिप्लिन और इन्फॉर्मेशन एफिशिएंसी भी इंट्रोड्यूस होती बढ़ती। फिर आता है हेट्रोजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या मतलब होता है हेट्रोजेनिटी का, क्या मतलब होता है? हेट्रोजेनिटी मतलब होता है, भाई देखो, मनी मार्केट अलग है, कैपिटल मार्केट अलग है, जो है आपकी म्यूचुअल फंड मार्केट अलग है, सबकी मैच्योरिटी टर्म अलग है, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हैं, सबके सिस्टम अलग हैं, वही हेट्रोजेनिटी होती है। बात करते हैं द फैक्ट दैट द फाइनेंशियल मार्केट आर नॉट यूनिफॉर्म एंड दैट दे हैव डिफरेंट फीचर
which are heterogeneous leads on to the importance of requiring interconnected। तो ये बोलते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर मार्केट का अलग अलग फीचर होता है जिसकी वजह से वो हेट्रोजीनियस होता है और ये लीड करता है किसको, इंटरकनेक्टेडनेस इसकी वजह से जरूरी होती है। इफ द मार्केट वर नॉट हेट्रोजीनियस देयर वुड हार्डली बीन अ केस फॉर देयर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। मतलब अगर मार्केट हेट्रोजीनियस ना होती, सारी मार्केट एक जैसी होती तो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही ना पड़ती, एक इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो दैट लीड अस टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कॉजेज हेट्रोजेनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो सवाल ये है कि भाई हेट्रोजेनिटी क्यों है फाइनेंशियल मार्केट में। तो पहला है भाई सम मार्केट सेगमेंट्स आर नेशनल वेयर एज अदर्स आर इंटरनेशनल इन नेचर। कुछ भाई फाइनेंशियल मार्केट में कुछ सेगमेंट नेशनल हैं जबकि कुछ इंटरनेशनल हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर एमंग पार्टिसिपेंट विद इन अ कंट्री आर जियोग्राफिक बाउंड्रीज आर अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब अब इस बात का फैसला कि नेशनल स्तर का मार्केट है या इंटरनेशनल स्तर का, उसका फैसला कैसे होता है कि क्या हम विद इन एक देश की बाउंड्री के अंतर्गत ही केवल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर हम अक्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसी से फैसला होता है कि ये मतलब लोकल है या इंटरनेशनल। Generally, money and credit market segment involving participation of banks and other financial institutions operating within countries boundary are national in character। मतलब ये बोलते हैं कि जो हमारी मनी मार्केट है, जो हमारी क्रेडिट मार्केट है, ये कैसी है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, जो ट्रांजेक्शन होती है वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर में होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो डील करती है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन और स्टॉक मार्केट के, है ना, विथ क्रॉस लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर इंटरनेशनल नेचर। मैंने ये भी बताया साथ में कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तरफ देखें जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती है, या कैपिटल मार्केट जिसे स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, जहाँ पर क्रॉस लिस्टिंग होती है सिक्योरिटीज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, ये इंटरनेशनल होते हैं। मतलब इन्होंने बोला भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरनेशनल है, कैपिटल मार्केट भी इंटरनेशनल, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट डिफर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एंड लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट डेप्थ में लिक्विडिटी में भी डिफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कहा कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं, यानी अगर इनको खरीदना बेचना है बहुत तेजी के साथ खरीद बेच सकते हैं। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट होती है कैपिटल मार्केट में वो लेस लिक्विड होता है। अगर आप बॉन्ड बेचने या खरीदने जाओगे तो वहाँ पर कम लोग खरीदने या बेचने वाले मिलेंगे, लेस लिक्विडिटी होती है। फाइनेंशियल मार्केट डिफर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैटरिंग टू वेरियस नीड्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट। For instance, a distinction can be made between saving, investment, credit and derivative instrument। मतलब ये बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो इकोनॉमिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका नेचर अलग अलग होता है, इसके आधार पर भी हेट्रोजेनिटी आती है। जैसे भाई सेविंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, क्रेडिट अलग है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अलग है, सबके अलग अलग अपने अपने फीचर हैं, अपने अपने नेचर हैं। हेट्रोजेनिटी यहाँ से भी आती है। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व डिफॉल्ट एंड क्रेडिट रिस्क एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स व्हिच आर रिलेटिवली रिस्कियर इन नेचर। बोलते हैं कि भाई अब देखो हेट्रोजेनिटी और भी आती है कहाँ से, फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क प्रोफाइल भी अलग अलग होती है इंस्ट्रूमेंट की। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, यहाँ पर ना तो डिफॉल्ट रिस्क है ना क्रेडिट रिस्क है। लेकिन जो कारपोरेट कंपनियों द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनमें रिस्क होता है ना। तो यहाँ पर भी मतलब ये कुल मिलाकर के क्या बताना चाहता है कि हेट्रोजेनिटी कहाँ से आती है, तो ये हेट्रोजीनियसनेस यहीं से आती है। भाई हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है सब एक जैसे नहीं है। एक प्रोडक्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड जिसमें रिस्क नहीं है, एक प्रोडक्ट है कारपोरेट बॉन्ड जिसमें बहुत रिस्क है, हेट्रोजीनियस हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट सेगमेंट दस रिफ्लेक्ट एन इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ऑन एसेट। मतलब बोलते हैं इंटीग्रेशन जो है अगर मार्केट सेगमेंट्स की देखी जाए तो ये जो है इन्वेस्टर का एटीट्यूड दिखाती है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है और उस रिस्क के बदले में उसे कितना रिटर्न मिलता है। मार्केट पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट कुड बी डिफरेंट सच एज बैंक, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइज्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट में वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, मॉर्गेज इंस्टीट्यूट, ये सारे लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। फिर आता है अचीवमेंट ऑफ मार्केट। यहाँ पर हमने बात की भाई हेट्रोजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है,
अलग अलग फीचर हैं मार्केट में, इस वजह से हेट्रोजीनियसनेस होती है। अगर मार्केट हेट्रोजीनियस नहीं होती तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती, इंटरकनेक्टेडनेस की जरूरत ना पड़ती। सवाल ये है कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में हेट्रोजेनिटी क्यों आती है? हेट्रोजेनिटी आती है भाई देखो तरह तरह से आती है, जैसे हमारी कुछ मार्केट नेशनल है, कुछ मार्केट इंटरनेशनल है, की वजह से आ जाता है। कुछ मार्केट लिक्विड बहुत है, कुछ मार्केट कम लिक्विड है, कुछ मार्केट सिक्योर्ड बहुत है, कुछ मार्केट कम सिक्योर्ड है, तो इन सभी वजहों से हेट्रोजेनिटी आती है। कुछ मार्केट ऐसे हैं जो नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, ठीक है। नेशनल में अगर हम देखें तो मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट के सेगमेंट नेशनल वाले होते हैं। उसी जगह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और जो है कैपिटल मार्केट, एक्सचेंज स्टॉक मार्केट जो है इंटरनेशनल नेचर की होती है। यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल मार्केट की जो डेप्थ है, जो लिक्विडिटी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है ज़्यादा लिक्विड होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो लेस लिक्विड होते हैं, ज़्यादा लिक्विड हैं, तो लिक्विडिटी भी अलग-अलग है। उसके बाद में नेचर भी, इकोनॉमिक नेचर भी इंस्ट्रूमेंट्स का अलग-अलग है। जैसे सेविंग अलग नेचर का है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, लोन अलग चीज़ होती है, डेरिवेटिव अलग चीज़। रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी जो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। इससे भी हेटेरोजेनिटी आती है, इससे गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क नहीं होता है, ना डिफ़ॉल्ट रिस्क है, ना क्रेडिट रिस्क है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये सारे रिस्क मौजूद होते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर मार्केट का होता है, तो उससे ये पता चलता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है, वो कितना रिस्क लेने को तैयार है और उस रिस्क के बदले उसको कितना रिटर्न मिलने वाला है। मार्केट पार्टिसिपेंट जो है डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम देखना चाहें, तो भाई वो अलग-अलग होते हैं। किसी-किसी मार्केट में बैंक, एनबीएफसी अलाउ होते हैं, किसी बैंक नहीं अलाउ होते हैं, लाइक दैट ओके। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज, तो इस तरीके से बहुत सारे पार्टिसिपेंट अलग-अलग मार्केट। फिर है अचीवमेंट ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन इन हमारे देश में मार्केट का जो इंटीग्रेशन करने की कोशिश की गई, उसका अचीवमेंट में क्या स्थिति रही है। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया हैज बीन टू इंटीग्रेट द वेरियस सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, thereby reducing arbitrage opportunity, achieving higher level of efficiency in market operation of intermediary, and increasing efficient transmission of monetary policy in the economy। देखो इंटीग्रेशन करने का उद्देश्य क्या था? ताकि मार्केट के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सके, आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी घटाई जा सके, लेवल ऑफ एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सके, किसकी? जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी मार्केट ऑपरेशन की बढ़े, और साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एफिशिएंट ट्रांसमिशन हो इकोनॉमी में। मतलब कहने का ये हो कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कोई चेंजेज किए जाएँ तो वो प्रभावी तौर पर इकोनॉमी में उसका असर नज़र आए, ये उद्देश्य। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड across the financial sector and uniformity in pricing of various financial product through greater interlinkage of financial market has been the basic emphasis of monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी ने कोशिश ये करी है कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको इफिशिएंट लोकेशन किया जाए फंड का, ठीक है, और साथ ही साथ में प्राइसिंग में भी यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसिंग में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, यही जो है मतलब जोर है मॉनेटरी पॉलिसी का। इन डोमेस्टिक स्फीयर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हैज बीन परसुएडेड थ्रू स्ट्रेंथनिंग कंपटीशन, financial deepening with the innovative instrument, easing of restriction on flow of transaction by rationalization of capital and exchange control, lowering the transaction cost and enhance liquidity। बोलते हैं भाई क्या क्या सुधार किए गए। इन डोमेस्टिक स्फेयर मतलब घरेलू स्तर पर देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट जो है कैसे किया गया? स्ट्रेंथनिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ाया गया, फाइनेंशियल डीपनिंग की गई, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, नए नए तरीके के प्रोडक्ट लेकर आए, ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन के फ्लो को, रिस्ट्रिक्शंस को घटाया गया, चाहे वो कैपिटल ट्रांजेक्शन हो, चाहे एक्सचेंज कंट्रोल को कम करने की बात की गई, ट्रांजेक्शन कास्ट को लोअर करने की कोशिश और लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया हैज आल्सो इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल फाइनेंशियल एज ए रिजल्ट ऑफ कैलिब्रेटेड एंड ग्रेजुअल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन इन कीपिंग विद द अंडरलाइंग माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, the state of readiness of domestic financial system and the dynamics of international financial market। क्योंकि भाई फाइनेंशियल मार्केट जो हमारे देश इंडिया की है वो इंटीग्रेट हुई है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में। क्यों? क्योंकि भाई जो कैपिटल अकाउंट में लिबरलाइजेशन लाया गया है, कैपिटल अकाउंट को बहुत ही लिबरल करने का प्रयास किया गया है। मतलब कहने का
पहले लिमिट रहती थी कितना कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी कर, वैसे तो अभी पूरी तरह से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अभी भी नहीं है, लेकिन फिलहाल पहले से थोड़ी सी आज़ादी दी गई है। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया है, हमारी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम की रेडीनेस को ध्यान में रखा गया है और साथ ही साथ में इंटरनेशनल मार्केट डायनामिक्स को भी ध्यान में रखा गया है। फिर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन के लास्ट तो अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन की यहाँ पर बात करी गई कि भाई मार्केट इंटीग्रेशन इन इंडिया में, तो मार्केट इंटीग्रेशन का उद्देश्य क्या था कि आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी को घटाना, जो भी इंटरमीडिएटरी हैं उनकी मार्केट ऑपरेशन की इफिशियंसी को बढ़ाना और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन इकोनॉमी पर हो का असर दिखाई दे, इसका प्रयास किया। उसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर में इफेक्टिवली जो है फंड्स का एलोकेशन हो सके, यूनिफॉर्मिटी हो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट के प्राइसिंग में, ये सारी चीज़ें भी करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट डोमेस्टिक लेवल पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग कंपटीशन बढ़ाया गया है, फाइनेंशियल डेपनिंग, ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सारी चीज़ें प्रयास किया। उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट में इंक्रीजिंगली इंटीग्रेशन हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ में। क्यों? क्योंकि जो है कैपिटल अकाउंटाइजेशन आया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स वगैरह हुए हैं, हमारी सारी चीज़ों को ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ पाए हैं। फिर आता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केट। मैंने कहा था ना आपको सर कि बहुत बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं। देखो फाइनेंशियल मार्केट कैन बी ऑब्जर्व टू बी इंटीग्रेटेड एट 3 डिफरेंट लेवल। 3 लेवल पर फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेट होती है। डोमेस्टिक यानी घरेलू, ग्लोबल यानी पूरी दुनिया का, रीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में। डोमेस्टिक स्तर पर इंटीग्रेशन मतलब हमारे देश में इंडिया की पूरी मार्केट आपस में जुड़ जाए, इंटरकनेक्ट हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, डोमेस्टिक हो जाएगा। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की सभी मार्केट आपस में जुड़ जाएँ, ग्लोबल हो जाएगा। और रीजनल में हम कह सकते हैं जैसे सार्क कंट्रीज होती हैं, सार्क कंट्री हो गई, या फिर जो है हम एशियन क्लियरिंग यूनिट हो गई। मतलब कहने का कि जैसे हमने इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज ली, सार्क कंट्री वही भारत और भारत के पड़ोसी के देशों का एक रीजन डेवलप किया, रीजन बनाया और वहाँ पर इंटीग्रेट रीजन। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई, कहानी इतनी। तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इंटेल्स हॉरिजॉन्टल लिंकेज ऑफ वेरियस सेगमेंट्स रिफ्लेक्टिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बाय सेवर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएटरी। तो भाई जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है उसमें हॉरिजॉन्टल लिंकेज होता है, हॉरिजॉन्टली जुड़ाव होता है डिफरेंट डिफरेंट का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है क्या, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सेवर अलग यानी सेव करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, इंटरमीडिएट बैंक वगैरह। अंडर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन market interest rate typically revolve around a basic reference rate which is defined as a price of short term risk low risk financial instrument in a competitive and liquid market। तो जो जब डोमेस्टिक इंटीग्रेशन हो जाता है या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है मार्केट का, तो जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट होता है वो किसी बेसिक रेफरेंस रेट के तहत काम करता है। कोई एक रेट बेसिक रेट का काम करेगा, उसी रेट को रेफरेंस लेकर के बाकी सभी जगहों पर रेट डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो रेपो रेट को मेन बना लिया गया और फिर उसमें रेपो रेट प्लस 1% 2% इस तरीके से कहानी चलाई जाती है। बेसिक रेफरेंस रेट क्या होता है, व्हिच इज डिफाइंड एज ए प्राइस ऑफ शॉर्ट टर्म लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो शॉर्ट टर्म का, तो उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है उसी को बेसिक रेफरेंस रेट माना जाता है। इट टिपिकली प्रोवाइड द बेसिक लिक्विडिटी फॉर द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड सेंट्रल बैंक ऑफन यूज इट टू द टाइटनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो हमारा बेसिक रेफरेंस रेट है, ये क्या करता है, बेसिक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सिस्टम को, और सेंट्रल बैंक भी इस रेफरेंस रेट को यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी में टाइटनेस वगैरह लाने के लिए, अगर पैसा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए उसको मैनेज करने के लिए यूज करता है। डोमेस्टिक मार्केट में बी क्लोजली इंटीग्रेटेड बिकॉज सम ऑफ द इंटरमीडिएटरीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन द वेरियस मार्केट सेगमेंट्स। फॉर इंस्टेंस कमर्शियल बैंक ऑपरेट बोथ इन सेविंग एंड लोन मार्केट। मतलब ये बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट होती है वो क्लोजली इंटीग्रेटेड होती है, आपस में जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरमीडिएटरीज हैं जो एक साथ ऑपरेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में। जैसे कमर्शियल बैंक जो है सेविंग या डिपॉजिट मार्केट में और क्रेडिट यानी लोन मार्केट में एक साथ ऑपरेट करता है, तो वहाँ इंटीग्रेशन और बढ़ जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन refers to the opening up of domestic market and institution to free
क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बाय रिमूविंग बैरियर्स सच एज कैपिटल कंट्रोल एंड विथहोल्डिंग टैक्सेस। मतलब बोलते हैं कि ग्लोबल इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन मतलब है कि हम अपने देश की इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को खोल दें दुनिया के लिए, ठीक है। वहाँ पर फ्री क्रॉस बॉर्डर कैपिटल का फ्लो हो, फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्लो हो, कोई भी बाधा ना रहे, किसी भी तरीके का कैपिटल कंट्रोल है तो उसको हटा दिया जाए। विथहोल्डिंग टैक्सेस मतलब होता है इनकम टैक्स वगैरह जो लगाया जाता है, तो वो सब चीज़ें हटा देना। A deeper dimension of global integration entails removing obstacles to movement of people, technology and market participants across border। मतलब बोलते हैं कि अगर आप जो है ये चाहते हो कि ग्लोबल इंटीग्रेशन बहुत गहरे स्तर का हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कोई भी बाधा ना हो लोगों के मूवमेंट में, टेक्नोलॉजी के मूवमेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मूवमेंट में अक्रॉस बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश में। Global integration is promoted through harmonization of national standard and law, either through the adoption of commonly agreed minimum standard or mutual recognition of standard। तो बोलते हैं कि ग्लोबल इंटीग्रेशन को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हार्मोनाइजेशन करना होगा किसका, नेशनल स्टैंडर्ड और लॉ का। कैसे करेंगे, या तो अडॉप्ट करिए मिनिमम स्टैंडर्ड को, या म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड दोनों देशों या सभी देशों के साथ हो जाए, तब जाकर के ये ग्लोबल इंटीग्रेशन हो पाता है। हार्मोनाइजेशन मतलब एक जैसा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा ही बनाना। फिर आ जाता है सर हमारा रीजनल फाइनेंशियल, तो यही देखिए ना यहाँ पर इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द नंबर ऑफ रीजनल फाइनेंशियल इनिशिएटिव सच एज एशियन क्लियरिंग यूनिट बीइंग वन ऑफ देम। मतलब एशियन क्लियरिंग यूनिट जो थी एसीयू, उसका पार्टिसिपेंट है कौन, इंडिया। तो जैसे हम एशियन क्लियरिंग यूनिट के पार्टिसिपेंट हैं, तो वही एसीयू का पार्ट होना ही रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है। तो रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अकर ड्यू टू टाई बिटवीन गिवन रीजन एंड द मेजर फाइनेंशियल सेंटर सर्विंग दैट रीजन। मतलब ये कब होता है, जब कोई एक एरिया होता है और आसपास में जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं उस रीजन से जुड़ जाते हैं, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन माइट बी इजियर टू अचीव एट ए रीजनल लेवल ड्यू टू नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज एंड द टेंडेंसी ऑफ मार्केट मेकर्स टू कनेक्ट कंसंट्रेट इन सर्टेन जियोग्राफिकल। तो बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है रीजनल स्तर पर ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि भाई आस-पास में आपके होते हैं और कुछ सर्टेन जियोग्राफिक सेंटर पर जो है मार्केट मेकर्स जो होते हैं, बैंक वगैरह ये सब ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं। ग्रेविटी मॉडल व्हिच टेक इंटू अकाउंट द इकोनॉमिक साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज एक्सपेंस बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। तो ग्रेविटी मॉडल होता है, ग्रेविटी मॉडल क्या करता है, ये ध्यान देता है किस चीज़ का, टेक इंटू अकाउंट इकोनॉमिक साइज क्या है, डिस्टेंस क्या है दो कंट्रीज के बीच, और साथ ही साथ में एक्सप्लेन करता है बायलैटरल ट्रेड, दो कंट्रियों के बीच में, बायलैटरल मतलब दो कंट्रियों के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के फ्लो के बारे में। फर्दर मोर रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट मीन फॉर डेवलपिंग लोकल फाइनेंशियल मार्केट, फॉर इंस्टेंस थ्रू पीयर प्रेशर टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड अपग्रेड लोकल प्रैक्टिसेस। इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेंट ऑफ द नंबर ऑफ रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें एशियन क्लियरिंग यूनिट एक है। बोलते हैं भाई कि रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन फायदे का सौदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि लोकल फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होगी। क्यों? पीयर प्रेशर की वजह से। मतलब नेपाल का देश फाइनेंशियल मार्केट अच्छी कर रही है, तो भूटान वाले भी चाहेंगे हम भी अच्छा करें। भूटान अच्छा कर रहा है तो श्रीलंका चाहेगा हम भी अच्छा करें। श्रीलंका अच्छा कर रहा है तो हम सोचेंगे कि हमें इंडिया को भी अच्छा करना चाहिए। तो इस तरीके से लोकल प्रैक्टिसेस अपग्रेड होती हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं। बस बात यहीं पर होगी। टोटल जो है मतलब बेकार सी चीज़, थोड़ा बहुत फिर भी काम का लगा, बाकी सब तो पूरे चैप्टर में कुछ खास काम का लगा। तो चलो कोई नहीं। डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन में 3 लेवल होते हैं, डोमेस्टिक, ग्लोबल और रीजनल। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की मार्केट इंडिया में इंटीग्रेट हो जाए। ग्लोबल मतलब इंडिया की मार्केट देश में, अगर दुनिया में 256 देश है, 256 देशों के साथ कनेक्ट हो जाए। रीजनल मतलब कि एक एरिया के 8-10 देश आपस में एक जो है जुड़ाव कर लें। जैसे मैंने बताया कि इंडिया और इसके जितने भी हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, तब नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है? जो भी हमारा देश, पाकिस्तान वगैरह हो गए, इन सब का एक अगर जो है रीजनल कनेक्टिविटी हो जाए तो उसे रीजनल जो है इंटीग्रेशन कहते हैं। डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में भाई हॉरिजॉन्टल लिंकेज होता है,
डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स का। इसमें इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, यानी कि म्यूचुअल फंड मार्केट जुड़ी हुई है कैपिटल मार्केट जुड़ी हुई है मनी मार्केट से, इस तरीके से होती हैं। यहाँ पर एक बेसिक रेफरेंस रेट को यूज़ किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लो रिस्क जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक? उसके बाद में ये बेसिक लिक्विडिटी मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोवाइड करता है, और ये जो बेसिक हमारा रेफरेंस रेट होता है इसको यूज़ करके जो है, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट करने को लागू करने का प्रयास करता है। डोमेस्टिक मार्केट जो है क्लोज़ली इंटीग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि भई जो है कुछ ऐसे इंटरमीडिएरीज़ हैं जो एक साथ कई मार्केट में ऑपरेट करते हैं। अगर ऑपरेट करते हैं जैसे बैंक हो गए, वो सेविंग मार्केट में भी हैं, लोन मार्केट में भी हैं, वो कैपिटल मार्केट में भी हैं। तो अगर इतनी मार्केट में तुम काम कर रहे हो तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ावा दोगे ही दोगे। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में जो है डोमेस्टिक मार्केट को खोल दिया गया है। फ्रीली क्रॉस बॉर्डर कैपिटल का फ्लो होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्लो होता है। इसमें जो भी कोई भी बैरियर ना रहे, कैपिटल कंट्रोल ना लगाया जाए, कितना भी कैपिटल इधर आए, उधर जाए, किसी भी तरीके का कोई टैक्स ना लगाया जाए, हम ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डीपर डायमेंशन ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन जो है होता है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो भी बाधा है वो हटा देना। पीपल, टेक्नोलॉजी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब कहने का, लोग, टेक्नोलॉजी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपस में एक क्रॉस बॉर्डर जो है आराम से मूवमेंट कर सकें, ये चीज़ ज़रूरी होती है। ग्लोबल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए हार्मोनाइजेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड और लॉ किया जाना चाहिए। उन्हें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से मैच करना चाहिए। रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन तब होता है जब कोई पर्टिकुलर रीजन है और उसके आसपास के जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है? ग्रेविटी मॉडल हमें बताता है कि ग्रेविटी मॉडल इकोनॉमिक साइज़ और डिस्टेंस को लेकर के 2 कंट्री के बीच और उससे बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो को समझाने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा। ग्रेविटी मॉडल किससे रिलेटेड है? बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड है। किन चीज़ों, अब देखो यहाँ क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? ग्रेविटी मॉडल जो होता है यहाँ पर आइए आप, रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में ग्रेविटी मॉडल जो होता है वो किन चीज़ों को अकाउंट में लेता है? भाई इकोनॉमिक साइज़ को और डिस्टेंस को बिटवीन 2 कंट्रीज़। 2 कंट्रियों के इकोनॉमिक साइज़ को, डिस्टेंस को कंसिडर लेकर चलता है, और ये कौन-सा ट्रेड एक्सप्लेन करता है? बायलैटरल ट्रेड को एक्सप्लेन करता है। इफ वांट टू मेक द क्वेश्चन दे कैन डू इट। यहाँ से फिर हमने देखा भाई कि हमारा जो देश है एशियन क्लियरिंग यूनिट, सार्क का, G7, इसी तरह की बहुत सारी रीजनल इकोनॉमिक वो फाइनेंशियल इनिशिएटिव बने हुए हैं भाई, उनका ये पार्ट है कई सारे देश, ठीक है? उसके बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन जो है अ, लोकल मार्केट के डेवलपमेंट में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पीयर प्रेशर बनेगा जिससे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होंगे, लोकल प्रैक्टिसेस मजबूत होंगी, क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि नेपाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम भी थोड़ा सा एफर्ट और मेहनत डालेंगे। ठीक है, तो बस यहीं पर बात खत्म होती है। होप है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी लगभग ऐसी ही बातें करनी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा ही है। थैंक यू सो मच।